अध्याय 2 बहुत सारे उल्लू। क्या? हैरी ने सूनेपन से कहा। मंडगस चला क्या? मिसेस फिग अपने हाथ मलते हुए बोली। वह किसी की झाड़ू के पीछे से गिरी हुई कढ़ाइयों का सौदा करने के लिए चला गया। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि अगर वो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। दम पिशाच! वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने बिल्ले मिस्टर टिपलिस को निगरानी के लिए छोड़ गई थी। लेकिन अब हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जल्दी करो, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। ओह, इससे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। मैं उसे मार डालूंगी। गली में दम पिशाचों को देखकर हैरी को जितना सदमा लगा था, उतना ही सदमा उसे यह जानकर लगा कि बिल्लियों के पीछे दीवानी यह पगली सी पड़ोसन दम पिशाचों के बारे में जानती थी। तो क्या आप जादूगरनी है? मैं नकारा हूँ और मंडगस यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए दम पिशाचों से लड़ने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी चेतावनी के बाद भी वह तुम्हारी निगरानी का काम छोड़कर चला गया। अच्छा, तो मंडंगस मेरी निगरानी कर रहा था। अच्छा, तो यह उसी की आवाज रही होगी। वह मेरे मकान के सामने अदृश्य हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन किस्मत से मैं एहतियात के तौर पर मिस्टर टिबलस को कार के नीचे छोड़ गई थी। मिस्टर टिबलस ने आकर मुझे मंडंगस की जाने की चेतावनी दे दी, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे मकान के सामने पहुंची तुम वहां से निकल चुके थे। और अब ओह, डंबलडोर क्या कहेंगे? तुम! वे डडली की तरफ देखकर चिल्लाईं, जो अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अपने थोड़े शरीर को उठाओ, जल्दी! हैरी ने उन्हें घूरते हुए पूछा। आप डंबलडोर को भी जानती हैं? जाहिर है मैं डंबलडोर को जानती हूँ। डंबलडोर को कौन नहीं जानता? लेकिन सुनो, अगर दम पिशाच वापस आ गए तो मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जादू से टी बैग का भी रूपांतरण नहीं कर सकती। वे नीचे झुकी और अपने झुर्रीदार हाथों से डडली की एक विशाल बाह को पकड़कर खींचने लगी। उठो मुर्दा पहाड़, उठो! लेकिन डडली या तो उठ नहीं सकता था या फिर उठना नहीं चाहता था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह जमीन पर ही पड़ा पड़ा कांप रहा था। उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा हुआ था। मैं उसे उठाता हूँ। हैरी ने डडली का हाथ पकड़कर खींचा। बहुत कोशिश के बाद वह उसे खड़ा कर पाया। डडली बेहोश होने की कगार पर था। उसकी छोटी छोटी पुतलियां कोटरों में गोल गोल घूम रही थीं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला रही थी। जैसे ही हैरी ने उसे छोड़ा वो खतरनाक अंदाज में लहराया। मिसेस फिग दहशत में बोली, जल्दी उठो! हैरी ने डडली की एक भारी भरकम बांह अपने कंधे पर रखी और उसे सड़क की तरफ खींचने लगी। वह उसके बोझ तले दबा जा रहा था। मिसेस फिग उनके आगे आगे चलती जा रही थीं और चिंता भरी नजरों से आगे वाले मोड़ की तरफ देख रही थीं। जब वे लोग वास्टिरिया वॉक में दाखिल हुए तो मिसेस फिग हैरी से बोली, अपनी छड़ी भारी रखना। अब गोपनीयता कानून की परवाह मत करना। वैसे भी बहुत मुसीबत खड़ी होने वाली है। हमें ड्रैगन के लिए भी उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी जितने की अंडे के लिए। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। डंबलडोर को इसी बात का डर था। सड़क के छोर पर कौन थे? ओह, ये तो मिस्टर प्रेंटिस है। अपनी छड़ी अंदर मत रखो लड़के, मैंने तुमसे कहा ना मैं किसी काम की नहीं हूँ। एक साथ छड़ी को पकड़ना और डडली का वजन सहन करना आसान नहीं था। हैरी ने अपने कजिन की पसलियों में कोहनी चुबाई, लेकिन लगता था कि डडली को अपने आप चलने की जरा भी इच्छा नहीं थी। वह तो बस हैरी के कंधे पर टिका हुआ था और उसके बड़े पैर जमीन पर घिसट रहे थे। हैरी ने चलने की कोशिश में हांफते हुए पूछा, मिसेस फिग, आप नकारा हैं? यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपके घर में कितनी बार आया था, आपने तब इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? डंबलडोर का आदेश था, मुझे तुम पर नजर रखनी थी, लेकिन कुछ बताना नहीं था। तुम बहुत छोटे थे। हैरी, मुझे अफसोस है कि तुम जब मेरे घर आते थे तो मैं तुम्हें परेशान करती थी, लेकिन डसली दंपति को अगर यह पता चल जाता कि तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा लगता है तो वे तुम्हें कभी मेरे घर नहीं आने देते। तुम्हें पता है यह आसान नहीं था, लेकिन ओह, उन्होंने दुखी होकर एक बार फिर हाथ मलते हुए कहा, जब डंबलडोर को पता चलेगा तो क्या होगा? मंडगस को आधी रात तक पहरा देना था, फिर वो बीच में कैसे चला गया? वह है कहाँ? मैं डंबलडोर को इस घटना की जानकारी कैसे दूं? मैं तो अंतर ध्यान भी नहीं हो सकती। मेरे पास उल्लू है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, हैरी ने कराते हुए कहा और यह सोचने लगा कि कहीं डडली के वजन से उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट जाएगी। हैरी, तुम समझते नहीं हो, डंबलडोर को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। डंबलडोर को बहुत फुर्ती से काम करना पड़ेगा। मंत्रालय वालों को नाबालिग जादूगरी का पता लग जाता है। तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो, उन्हें अब तक इसका पता चल चुका होगा। लेकिन मैं तो दम पिशाचों से बच रहा था। मैंने जादू का इस्तेमाल मजबूरी में किया था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें तो इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि दम पिशाच विस्टीरिया वॉक में क्यों मंडरा रहे थे। ओह मेरे बच्चे, काश ऐसा होता, लेकिन मुझे डर है। मंडगस फ्लेचर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
एक तेज कड़ाकी आवाज हुई और शराब तथा तंबाकू की मिली जुली बदबू हवा में भर गई। इसी समय फटा ओवरकोट पहने एक गोल मटोल दड़ियाल आदमी उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी छोटी टांगें धनुष जैसी थीं, उसके लंबे बाल नारंगी भूरे थे और उसकी लाल लाल आंखें फूली हुई थीं, जिससे वो बेसेट हाउंड जितना दुखी दिख रहा था। उसके हाथ में एक सफेद चीज भी थी, जिसे देखते ही हैरी फौरन पहचान गया कि यह दृश्य चोगा है। मंडंगस ने मिसेस फिग, हैरी और डडली को हैरानी से घूरते हुए कहा, क्या क्या हुआ फिग? तुम्हें तो छुपे रहना था। मैं तुम्हें छुपाती हूँ, मिसेस फिग चिल्लाई। दम पिशाच यहाँ आए थे, घटिया भगौड़े बदमाश चोर। दम पिशाच? मंडंगस ने हैरानी से दोहराया। दम पिशाच यहाँ? हाँ, यहाँ उल्लू की औलाद, यहाँ, मिसेस फिग चीखी। जिस लड़के की तुम्हें निगरानी करनी थी, दम पिशाच उसी पर हमला करने आए थे। ओह, मंडगज ने धीरे से कहा। वह कभी मिसेस फिग को तो कभी हैरी को देखता रहा और फिर बोला, मैं। और तुम चोरी की कढ़ाइयाँ खरीदने चले गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां मत जाना। मैंने तुमसे कहा था ना। मैं मंडगज बहुत परेशान दिखने लगा। यह पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका था। मिसेस फिग ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ का बैग मंडगस के चेहरे और गले पर जोर से पड़ा। आवाज से ऐसा लगा जैसे उसमें बिल्लियों के खाने के सामान के डब्बे भरे हुए थे। आउच, पगली बुढ़िया, दूर हटो, दूर हटो। किसी को डंबलडोर को खबर करनी होगी। हाँ, करनी होगी, मिसेस फिग चिल्लाई। उन्होंने अपने बैग को दोबारा लहराते हुए मंडंगस को मारने की कोशिश की। और बेहतर होगा कि यह खबर तुम दो और उन्हें बताओ कि तुम वहां पर मदद करने के लिए क्यों नहीं थे। इतना भड़को मत, मंडंगस बोला और अपने सिर पर हाथ रखकर उसे बचाता रहा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर एक कड़ास की आवाज के साथ वह अंतर्ध्यान हो गया। मुझे उम्मीद है कि डंबलडोर उसका खून कर देंगे, मिसेस फिग ने गुस्से से कहा। अब चलो हैरी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हैरी ने फैसला किया कि वो मिसेस फिग को यह बताने में अपनी बची कुछ सांस बर्बाद नहीं करेगा कि डडली के भारी भरकम वजन को उठाकर चलना बहुत मुश्किल काम था। उसने आधे बेहोश डडली को झटका दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जब वे प्रिवेट ड्राइव में दाखिल हुए तो मिसेस फिग बोली, मैं तुम्हें घर के दरवाजे तक ले चलती हूँ, कहीं आसपास और दम पिशाच ना हो। ओह, कितना बुरा हुआ और तुम्हें उनसे खुद लड़ना पड़ा, जबकि डंबलडोर ने कहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर जादू करने से रोकना था। लेकिन अब क्या हो सकता है? फटे हुए काढ़े पर रोने से क्या फायदा? अब तो बिल्ली जाल में फंस चुकी है, हैरी ने हंसते हुए कहा। तो डंबलडोर मेरी निगरानी करवा रहे थे, मिसेस फिग अधीरता से बोली। और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि जून की घटना के बाद वे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे? हे भगवान, लोग तुम्हें समझदार मानते हैं, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं समझ पाए। 4 नंबर के मकान के सामने पहुंचकर उन्होंने आगे कहा, अच्छा, तो अब अंदर जाओ और वहीं रुकना। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जल्दी ही तुमसे संपर्क करेगा। हैरी ने जल्दी से पूछा, आप लोग अब क्या करेंगे? मिसेस फिग ने कांपते हुए अंधेरी सड़क की तरफ देखा और बोली, मैं तो सीधे घर जा रही हूँ। मैं अगले आदेश का इंतजार करूंगी। अच्छा, तो अब घर के अंदर ही रहना। गुड नाइट। जरा ठहरिए, अभी मत जाइए, मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी है। लेकिन मिसेस फिग उसका वाक्य खत्म होने से पहले ही जा चुकी थी। उनकी स्लीपर्स ठक ठक की आवाज कर रही थी और उनके बैग से डब्बों के टकराने की आवाज आ रही थी। ठहरिए, हैरी पीछे से चिल्लाया। डंबलडोर के संपर्क में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से उसे लाखों सवाल पूछने थे, लेकिन कुछ ही पल में मिसेस फिग अंधेरे में खो गईं। त्योरियां चढ़ाकर हैरी ने अपने कंधे पर डडली को संभाला और 4 नंबर के मकान के बगीचे के रास्ते पर मुश्किल से धीरे धीरे चलने लगा। हॉल की लाइट जल रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी जीन्स में पीछे की तरफ खोसकर घंटी बजाई। सामने वाले दरवाजे के लेंस में से उसे पिटूनिया आंटी की अजीब सी विकृत छवि धीरे धीरे बड़ी होती दिखी। डीडी, आज बहुत देर लगा दी बेटा, मैं तो चिंता करने लगी थी। डीडी, मेरे बच्चे, क्या हुआ? हैरी ने डडली को कनखियों से देखा और समय रहते उसके हाथ के नीचे से झुक कर निकल गया। डडली एक पल के लिए उसी जगह पर लहराया। उसका चेहरा हरा पड़ गया था और फिर उसने अपना मुंह खोला और डोर मैट पर उल्टी कर दी। डीडी, डीडी मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? वर्नॉन, वर्नॉन! हैरी के अंकल लपकते हुए लिविंग रूम से बाहर निकले। जब भी वे परेशान होते थे तो उनकी मोटी मूंछ इधर उधर लहराने लगती थी और इस समय भी ऐसा ही हो रहा था। वे भागकर पिटूनिया आंटी की मदद करने पहुंच गए, जो उल्टी के ढेर से बचती हुई डडली को अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। वर्नॉन, डडली बीमार है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? क्या मिसेस पॉलकिंस ने नाश्ते में तुम्हें कोई गड़बड़ चीज खिला दी? तुम्हारे कपड़ों पर इतनी धूल क्यों लगी है बेटा? क्या तुम जमीन पर गिर गए थे? जरा ठहरो बेटे, तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं? पिटूनिया आंटी की चीख निकल गई। पुलिस को फोन करो वर्नॉन, पुलिस को फोन करो। डीडी बेटा, मम्मी को बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया।
इस हंगामे में किसी का भी ध्यान हैरी की तरफ नहीं गया। इस बात से वह काफी खुश था। वर्नॉन अंकल के धड़ाम से दरवाजा बंद करने से पहले वह अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। जब डर्सली दंपत्ति हॉल में से होते हुए किचन की तरफ जाने लगे तो हैरी चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। यह किसने किया बेटा? हमें उसका नाम बताओ। चिंता मत करो, हम उसकी अच्छी खबर लेंगे। वर्नॉन, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो कौन था दीदी? मम्मी को बताओ। जब हैरी का पैर पहली सीढ़ी पर था तभी डडली के मुंह से आवाज निकली, वाह। हैरी का पैर सीढ़ी पर ही जम गया। उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। वह विस्फोट के लिए तैयार था। लड़के, यहाँ आओ। दहशत और गुस्से के भाव के लिए हैरी ने अपना पैर धीरे से सीढ़ी से हटाया और डसली दंपति के पीछे पीछे चलने लगा। बाहर के अंधेरे के बाद पिटूनिया आंटी के साफ किचन की चमक अजीब लग रही थी। पिटूनिया आंटी डडली को एक कुर्सी पर बैठा रही थी। वह अब भी बहुत हरा और चिपचिपा दिख रहा था। वर्नॉन अंकल सिंक के सामने खड़े होकर अपनी छोटी छोटी सिकड़ी हुई आंखों से हैरी को घूर रहे थे। उन्होंने हैरी से पूछा, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वर्नॉन अंकल उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसने तुम्हारे साथ क्या किया डीडी? पिटूनिया आंटी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, जो अब डडली की लेदर जैकेट के सामने लगी उल्टी साफ कर रही थी। बेटा, क्या उसने उसने वो काम किया था? क्या उसने उस चीज का इस्तेमाल किया था? कांपते हुए डडली ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। पिटूनिया आंटी दहाड़ मार कर रोने लगी और वर्नॉन अंकल ने मुख का तान लिया। हैरी तीखी आवाज में बोला, मैंने नहीं किया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। यह काम मैंने नहीं किया। यह काम तो। लेकिन ठीक उसी समय किचन की खिड़की से एक उल्लू अंदर आ गया और वर्नॉन अंकल के सिर से टकराते टकराते बचा। वह किचन में उड़ने लगा और उसने अपनी चोंच में दबा लिफाफा हैरी के पैर पर टपका दिया। इसके बाद वह उल्लू शान से मुड़ा और अपने पंख से फ्रिज के ऊपरी हिस्से को छूते हुए उड़कर बगीचे के पार निकल गया। उल्लू! वर्नॉन अंकल दहाड़े। उनकी कनपट्टी के नस गुस्से में फड़क रही थी। उन्होंने किचन की खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। एक बार फिर उल्लू! मैं अपने घर में उल्लुओं को नहीं घुसने दूंगा। लेकिन हैरी तो उस वक्त लिफाफे को खोलकर अंदर की चिट्ठी निकाल रहा था। उसका दिल अब उसके गले में धड़कने लगा था। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें सूचना मिली कि आपने आज रात को 9:23 पर मगलू इलाके में एक मगलू की मौजूदगी में पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया है। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम की इस अवहेलना के कारण आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्दी ही पहुंचेंगे। चूंकि आपको पहले भी अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के गोपनीयता कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक आधिकारिक चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन हमें आपको सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि आपको 12 अगस्त को सुबह 9 बजे जादू मंत्रालय में अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। आशा है कि आप ठीक होंगे। आपकी मफल्डा हॉपकर्क, अनुचित जादू प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने चिट्ठी 2 बार पढ़ी। वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी की बातें उसे अस्पष्टता से सुनाई दे रही थीं। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी चेतना में एक बात जहर बुझे तीर की तरह धंस चुकी थी। उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अब कभी वहां लौटकर नहीं जा पाएगा। उसने डसली परिवार की तरफ देखा। वर्नॉन अंकल का बैगनी चेहरा चिल्ला रहा था और उनके हाथ अब भी मुक्के में तने हुए थे। पिटूनिया आंटी डडली के कंधे पर हाथ रखी हुई थी। डडली एक बार फिर उल्टी करने लगा था। हैरी का सुन्न दिमाग दोबारा जागने लगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्दी ही पहुंचेंगे। अब बस एक ही रास्ता बचा था, उसे भागना होगा अभी। हैरी ये बात नहीं जानता था कि वो कहाँ जाएगा। उसे तो बस यह बात मालूम थी कि वह हॉगवर्ट्स में रहे या कहीं और, उसे अपनी छड़ी की जरूरत थी। सदमे की हालत में उसने अपनी छड़ी निकाली और किचन से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। पीछे से वर्नॉन अंकल चिल्लाए, कहाँ चलती है? जब हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे तेजी से चलकर हॉल की तरफ जाने वाले दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अभी मेरी पूछताछ खत्म नहीं हुई है लड़के, हैरी धीरे से बोला। मेरे सामने से हट जाइए। तुम यहीं ठहरो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि मेरे बेटे की यह हालत। हैरी ने अपनी छड़ी उठाकर कहा, अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटेंगे तो मैं आप पर जादू कर दूंगा। वर्नॉन अंकल ने घुरा कर बोला, तुम अब इस बात से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस पागलखाने जैसे स्कूल से बाहर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हैरी ने कहा, मुझे उस पागलखाने से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2। लेकिन तभी किचन में एक तेज आवाज गूंजी। पिटूनिया आंटी चीखी। वर्नॉन अंकल चिल्लाए और झुके। लेकिन उस रात को तीसरी बार हैरी उस आवाज के स्रोत की तलाश करने लगा जो उसके कारण नहीं हुई थी। उसे यह तत्काल दिख गया। एक परेशान सा करेल उल्लू बाहर किचन की खिड़की की चौखट पर बैठा था और बंद खिड़की से उसके टकराने के कारण आवाज हुई थी। वर्नॉन अंकल कराहते हुए बोले, उल्लू! लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए हैरी ने भागकर खिड़की खोल दी। उल्लू ने अपना पैर अंदर डाला जिस पर एक छोटा सा चंपत्र बंधा था। जैसे ही हैरी ने चिट्ठी निकाली उसी पर उल्लू पंख फड़फड़ाकर तेजी से उड़ गया।
कांपते हाथों से हैरी ने चिट्ठी खोली जो जल्दबाजी में काली स्याही में लिखी हुई थी। हैरी, डंबलडोर अभी अभी मंत्रालय पहुंचे हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंकल आंटी का घर मत छोड़ना, अब बिल्कुल जादू मत करना, अपनी छड़ी उनके हवाले मत करना। आर्थर वीजली। डंबलडोर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? डंबलडोर में जादू मंत्रालय के फैसलों को पलटने की कितनी शक्ति है? क्या इस बात की संभावना है कि उसे वापस हॉगवर्ट्स लौटने की इजाजत मिल जाएगी? हैरी के सीने में आशा का एक छोटा सा अंकुर फूटा, लेकिन तत्काली दहशत ने उसका गला दबा दिया। वह जादू का इस्तेमाल किए बिना अपनी छड़ी उनके हवाले करने से कैसे बच सकता है? उसे मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मुकाबला करना होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो स्कूल से निकलने की बात तो रहने ही दे, उसे तो अज़्क़बान भी भेजा जा सकता है। उसका दिमाग सरपट भाग रहा था। वह कहीं छिप जाए और मंत्रालय की पकड़ से बच जाए, या फिर यहीं पर रुके और उनके द्वारा पकड़े जाने का इंतजार करे। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो पहले वाला कदम उठाए, लेकिन वो जानता था कि मिस्टर वीजली उसका भला चाहते हैं। ठीक है, हैरी ने कहा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं यहीं रुक रहा हूँ। वह झटके से किचन की टेबल पर डडली तथा पिटूनिया आंटी के सामने पहुंच गया। उसके अचानक इरादा बदलने से डसली दंपत्ति हैरान थे। पिटूनिया आंटी ने वर्नॉन अंकल की तरफ निराशा से देखा। उनकी बैगनी कनपट्टी की नस अब पहले से ज्यादा फड़कने लगी थी। उन्होंने घुर्राकर पूछा, ये उल्लू कहाँ से आए थे? पहला उल्लू जादू मंत्रालय से आया था, जिसने मुझे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया था, हैरी ने शांति से कहा। वो अपने कान चौकन्ने रखकर बाहर की आवाजें भी सुन रहा था कि कहीं मंत्रालय के प्रतिनिधि तो नहीं आ रहे हैं। वर्नॉन अंकल के गरजने और बरसने की आवाजों के बजाय उनके सवालों के जवाब देना ज्यादा आसान था, और यह काम ज्यादा शांति से हो सकता था। दूसरा उल्लू मेरे दोस्त रॉन के डैडी ने भेजा था, जो जादू मंत्रालय में काम करते हैं। जादू मंत्रालय? वर्नॉन अंकल गरजे, तुम जैसे लोगों की सरकार भी है? ओह, तो अब समझ में आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि यह देश रसातल में जा रहा है। जब हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वर्नॉन अंकल उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोले, तो तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि मैंने जादू किया था। आहा! वर्नॉन अंकल घुर्राए और उन्होंने फ्रिज के ऊपर मुक्का मारा, जिससे वो खुल गया और डडली के लो फैट नाश्ते के पैकेट भड़ाभड़ फर्श पर गिर गए। तो तुम ये बात मानते हो कि तुमने डडली के साथ क्या किया था? कुछ नहीं, हैरी ने थोड़े उत्तेजित होकर कहा। वह मैंने नहीं किया था, इसी ने किया था, डडली अप्रत्याशित रूप से बुदबुदाया। वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी ने हैरी को चुप रहने का इशारा किया और डडली की बात सुनने के लिए नीचे झुका। वर्नॉन अंकल बोले, बताओ बेटा, उसने क्या किया था? पिटूनिया आंटी फुसफुसाई, राजा बेटे, हमें सब कुछ बताओ, डडली बुदबुदाया। इसने मुझ पर छड़ी तानी थी। हाँ, मैंने छड़ी तानी थी, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, हैरी ने गुस्से में कहना शुरू किया। लेकिन चुप रहो, वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी एक साथ दहाड़े। आगे बताओ बेटे, वर्नॉन अंकल ने कहा और अपनी मूंछों पर तेजी से फूंक मारी। घुप अंधेरा छा गया, डडली ने कांपते हुए कहा। हर चीज अंधेरे में डूब गई और फिर कुछ आवाजें सुनाई दी मेरे दिमाग के भीतर। वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी ने दहशत में एक दूसरे को देखा। दुनिया में उन्हें जादू से सबसे ज्यादा नफरत थी, और उसके बाद उन पड़ोसियों का नंबर आता था जो होस पाइप पर लगी पाबंदी में उनसे ज्यादा धोखा दे रहे थे। लेकिन काल्पनिक आवाजें सुनने वाले लोग भी इस सूची में निश्चित रूप से काफी ऊपर आते थे। उन्हें लगा था कि डडली का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था, जो पागलपन की पहली निशानी थी। पिटूनिया आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर पूछा, लाडले बेटे, तुम्हें क्या सुनाई दिया? लेकिन डडली कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोबारा कांपते हुए उसने अपना सुनहरे बालों वाला बड़ा सा सिर हिला दिया। पहले उल्लू के आने के बाद से हैरी दहशत में था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिज्ञासा जाग गई। दमपिशाचों के सामने जिंदगी के सबसे बुरे पल याद आते थे। बिगड़े, लाड़ प्यार में पले और गुंडागर्दी करने वाले डडली को आखिर क्या याद आया होगा? तुम गिर कैसे गए बेटा? वर्नॉन अंकल ने परेशान और धीमी आवाज में पूछा। यह आवाज वैसी थी जैसे वो किसी बहुत बीमार व्यक्ति के पलंग के पास हो। मैं उलझकर गिर गया था, डडली ने कांपते हुए कहा, और फिर उसने अपने विशाल सीने की तरफ इशारा किया। हैरी समझ गया, डडली को जरूर फेफड़ों में ठंड का जकड़न भरा एहसास याद आ गया होगा, जब दमपिशाच आशा और खुशी चूस रहे थे। भयानक, डडली ने टूटी आवाज में कहा, ठंड, बहुत ठंड। अच्छा, वर्नॉन अंकल ने संयत होकर कहा, जबकि पिटूनिया आंटी ने चिंता से डडली का माथा छूकर देखा कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। फिर क्या हुआ डडर्स? ऐसा लगा जैसे 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 तुम कभी दोबारा खुश नहीं हो पाओगे। हैरी ने उसकी बात को पूरा कर दिया। हाँ, डडली ने फुसफुसाया और कांपने लगा। अच्छा, वर्नॉन अंकल बोले। वे तनकर खड़े हो चुके थे और उनकी आवाज भी पूरी ऊंची हो गई थी। तुमने मेरे बेटे पर कोई चकराने वाला जादू कर दिया ताकि वह आवाजें सुने और यह सोचने लगे कि वह हमेशा दुखी रहेगा, है ना? मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, हैरी ने कहा, जिसका गुस्सा और आवाज दोनों ही सातवें आसमान पर पहुंच चुके थे। यह मैंने नहीं किया, यह तो दो दमपिशाचों ने किया था।
ये क्या बकवास नाम है? दम पिशाच, हैरी ने धीरे धीरे स्पष्टता से कहा। वे दो थे। और ये कब मुकद्दम पिशाच कौन है? वे जादूगरों की जेल अज़्काबान के पहरेदार हैं। अचानक पिटूनिया आंटी बोल पड़ी। इन शब्दों के बाद 2 पल तक आश्चर्यजनक खामोशी छाई रही। फिर पिटूनिया आंटी ने अपने मुंह पर इस तरह हाथ रख लिया जैसे उन्होंने कोई गंदी बात बोल दी हो। वर्नॉन अंकल उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। हैरी का दिमाग चकरा गया था। मिसेस फिग तो ठीक है, लेकिन पिटूनिया आंटी? हैरी ने धीरे से उनसे पूछा, आप यह कैसे जानती हैं? पिटूनिया आंटी खुद हैरान थी। उन्होंने डर कर माफी मांगने के अंदाज में वर्नॉन अंकल की तरफ देखा, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाकर घोड़े जैसे दांत दिखाने लगी। वे अटकते अटकते बोली, मैंने उस भयानक लड़के और मेरी बहन की बातें सुनी थी बरसों पहले। अगर आप मेरे मम्मी डैडी के बारे में बोल रही हैं तो आप उनका नाम क्यों नहीं लेती हैं? हैरी ने जोर से कहा, लेकिन पिटूनिया आंटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे बहुत परेशान दिख रही थीं। हैरी स्तब्ध था। बरसों पहले एक बार गुस्से में पिटूनिया आंटी ने चिल्लाकर कहा था कि हैरी की मां जादूगरनी थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उसके सामने कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया था। वह हैरान था कि इतने अरसे बाद भी उन्हें जादुई दुनिया के बारे में यह बात याद थी, वरना आमतौर पर तो वे अपनी पूरी शक्ति से यह नाटक करती थी कि जादुई दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। वर्नॉन अंकल ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। उन्होंने उसे दोबारा खोला और एक बार फिर बंद कर लिया। फिर उन्होंने बोलने की कोशिश में तीसरी बार मुंह खोला और अटकते अटकते बोले, तो वे सचमुच होते हैं, यानी कि बम पिशाच? पिटूनिया आंटी ने सिर हिलाया। वर्नॉन अंकल ने पहले पिटूनिया आंटी, फिर डडली और फिर हैरी को देखा, जैसे वह ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई चिल्ला कर कहेगा, अप्रैल फूल। जब कोई कुछ नहीं बोला तो उन्होंने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें कुछ कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि तभी उस शाम का तीसरा उल्लू आ धमका। खिड़की अब भी खुली थी और वह उल्लू उसमें से तोप के गोले की तरह धड़धड़ाता हुआ आया और धड़ाम से किचन की टेबल पर उतर गया। डसली परिवार के तीनों लोग डर के मारे उछल पड़े। हैरी ने जैसे ही उल्लू की चोंच में से एक आधिकारिक सा दिखने वाला लिफाफा खोला, उल्लू वापस उड़कर रात में अंधेरे में खो गया। आज बहुत ज्यादा उल्लू आ चुके हैं, वर्नॉन अंकल बुदबुदाए और उन्होंने खिड़की के पास जाकर उसे दोबारा बंद कर दिया। प्रिय मिस्टर पॉटर, लगभग 22 मिनट पहले आपको लिखे हुए हमारे पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि जादू मंत्रालय ने फौरन आपकी छड़ी तोड़ने के अपने निर्णय को बदल लिया है। 12 अगस्त को होने वाली अनुशासनात्मक सुनवाई तक आप अपनी छड़ी को अपने पास रख सकते हैं, जिस समय इस बारे में आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के हेडमास्टर के साथ हुई बातचीत के पश्चात मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्कूल से आपके निष्कासन का फैसला भी उसी समय लिया जाएगा। इसलिए आगामी सुनवाई तक आप खुद को स्कूल से निलंबित माने। शुभकामनाओं सहित आपकी मफलडा हॉपकर, अनुचित जादू प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने इस चिट्ठी को लगातार 3 बार पढ़ा। उसके सीने की दुख भरी गांठ थोड़ी ढीली हो गई। उसे यह जानकर राहत मिली कि उसे अभी स्कूल से पूरी तरह नहीं निकाला गया था। हालांकि उसका डर अब भी बरकरार था। सब कुछ 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर निर्भर था। तो वर्नॉन अंकल ने हैरी को आसपास के माहौल में खींचते हुए कहा, तो अब क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कोई सजा दे दी? क्या तुम लोगों के यहाँ मौत की सजा भी मिलती है? उन्होंने बाद में यह सुखद कल्पना जोड़ते हुए कहा। हैरी बोला, मुझे एक सुनवाई में जाना होगा। और वे लोग तुम्हें वहां सजा देंगे? ऐसा ही लगता है, वर्नॉन अंकल ने दुष्ट आवाज में कहा। इसका मतलब है कि मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? हैरी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अच्छा, अब अगर आपकी इजाजत हो। वह अकेले में सोच विचार करने के लिए, शायद रॉन, हरमाइनी या सीरियस को चिट्ठी भेजने के लिए छटपटा रहा था। नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा हूँ, वर्नॉन अंकल दहाड़े। बैठ जाओ, हैरी ने बेसब्री से पूछा। अब क्या हुआ? डडली, वर्नॉन अंकल गरजे, मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है? ठीक है, हैरी चिल्लाया। उसकी छड़ी अब भी उसके हाथ में थी और गुस्से के कारण उसकी नोक से लाल सुनहरी चिंगारियां निकलने लगी थीं। परिवार के तीनों लोग दहशत में आ गए। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए हैरी जल्दी जल्दी बोला, डडली और मैं मैग्नोलिया क्रेसेंट और विस्टीरिया वॉक के बीच वाली गली से जा रहे थे। डडली मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने अपनी छड़ी बाहर निकाली, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया और फिर 2 दम पिशाच आ गए। वर्नॉन अंकल ने आवेश में पूछा, लेकिन बम पिशाच क्या है? वे करते क्या है? मैंने आपको बताया तो था, वे इंसान के अंदर की सारी खुशी चूस लेते हैं, हैरी ने कहा, और अगर उन्हें मौका मिले तो वे चूम भी लेते हैं। चूम लेते हैं? वर्नॉन अंकल ने कहा, जिनकी आंखें बाहर निकल पड़ रही थी। चूम लेते हैं? चूमने का मतलब है कि वे इंसान के मुंह से उसकी आत्मा खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। पिटूनिया आंटी की चीख निकल गई। उसकी आत्मा? उन्होंने उसकी आत्मा तो अभी उसके अंदर। उन्होंने डडली के कंधे पकड़कर हिलाए, जैसे सुनना चाहती हो कि उसके भीतर उसकी आत्मा खड़खड़ा रही है या नहीं। हैरी ने चिढ़कर कहा, जाहिर है वो उसकी आत्मा नहीं चूस पाए। अगर ऐसा हुआ होता तो आपको पता चल जाता। बेटे, तुमने मुकाबला करके उन्हें हरा दिया होगा, वर्नॉन ने जोर से कहा।
वे बातचीत को अपनी समझ के दायरे में लाने के लिए छटपटा रहे थे। उन्हें जोरदार पंच मारा होगा, है ना? हैरी ने दांत भींचकर कहा। आप दम पिशाच को जोरदार पंच नहीं मार सकते, वर्नोन अंकल ने शान झाड़ते हुए कहा। तो फिर वह सही सलामत क्यों है? उसकी आत्मा उसके अंदर क्यों बची हुई है? क्योंकि मैंने पितृदेव सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। शाय! खटपट पंखों की आवाज और राख गिरने के साथ एक चौथा उल्लू किचन में अंगीठी से बाहर निकला। भगवान के लिए! वर्नोन अंकल गरजे। फिर उन्होंने गुस्से में अपनी मूंछ के बहुत सारे बालों का गुच्छा उखाड़ लिया जो उन्होंने काफी समय बाद किया था। मैं इन उल्लुओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बताए देता हूँ, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हैरी उल्लू के पैर से चंपत्र खींच चुका था। उसे विश्वास था कि यह चिट्ठी डंबलडोर की होगी जिसमें उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया होगा, दम पिशाच, मिसेस फिग, मंत्रालय के इरादे और यह भी कि वे इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जीवन में पहली बार उसे सीरियस की लिखावट देखकर निराशा हुई। वर्नोन अंकल के उल्लुओं के कोसने को नजरअंदाज करते हुए और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए हैरी ने सीरियस का संदेश पढ़ा। इस दौरान उल्लू फिर से राख उड़ाता हुआ चिमनी से ऊपर चला गया। आर्थर ने हमें अभी अभी सारी घटनाएं बताई हैं, तुम चाहे जो भी करो घर मत छोड़ना। हैरी को यह चिट्ठी बहुत छोटी और अधूरी लगी। उसमें उसे घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, इसलिए उसने चंपत्र को पलट कर देखा कि शायद बाकी का संदेश पीछे लिखा होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उसका पारा दोबारा चढ़ने लगा था। क्या कोई इस बात के लिए उसे शाबाशी नहीं देगा कि उसने अकेले ही 2 दम पिशाचों का मुकाबला करके उन्हें हरा दिया था? मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया और वे नुकसान का अंदाजा लगाने तक अपनी डांट फटकार बचा कर रख रहे हों। मेरे घर में उल्लुओं का जमघट लगा हुआ है, लड़के, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी को अपनी मुट्ठी से भींचते हुए कहा। मैं उल्लुओं को आने से नहीं रोक सकता। मैं आज रात की घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ, वर्नोन अंकल गरजे। अगर बम पिशाचों ने डडली पर हमला किया है तो तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया है? और तुमने खुद यह मानना है कि तुमने जादू किया है? हैरी ने गहरी सांस छोड़ी। उसका सिर दोबारा दर्द से फटा जा रहा था। अब वह बस इतना ही चाहता था कि किचन से बाहर निकले और डसली दंपत्ति से दूर अपने कमरे में चला जाए। उसने बड़ी मुश्किल से शांत रहते हुए कहा, मैंने दम पिशाचों से छुटकारा पाने के लिए पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था। उन्हें भगाने का सिर्फ यही एक उपाय है। वर्नोन अंकल ने बौखलाकर पूछा, लेकिन बम पिशाच लिटिल विंगिंग में क्या कर रहे थे? हैरी ने के अंदाज में कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं पता है। उसका सिर अब बुरी तरह दुख रहा था। उसका गुस्सा कम होने लगा था और उसे थकान महसूस हो रही थी। डस्ली परिवार उसे घूरे जा रहा था। यह सारा बखेड़ा तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वर्नोन अंकल जोर से बोले। लड़के, मैं यह बात जानता हूँ कि इसका जरूर तुम्ही से कुछ लेना देना है, वरना वे यहाँ क्यों आते? वरना वे उस गली में क्यों आते जहाँ आसपास तुम अकेले ही ऐसे हो? अकेले जाहिर है वे जादूगर शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अकेले अजीब व्यक्ति हो। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ क्यों आए थे, लेकिन वर्नोन अंकल की बात सुनकर हैरी का थका हुआ दिमाग दोबारा सक्रिय हो गया। दम पिशाच लिटिल विंगिंग में क्यों आए थे? क्या यह सिर्फ संयोग था कि वे उसी गली में आए जहां हैरी था, या फिर उन्हें भेजा गया था? क्या अब दम पिशाचों पर जादू मंत्रालय का नियंत्रण नहीं रहा था? क्या वे अज़्काबान की पहरेदारी छोड़कर वोल्डेमॉर्ट के दल में शामिल हो गए थे, जैसे कि डंबलडोर ने भविष्यवाणी की थी? वर्नोन अंकल ने हैरी के विचारों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कहा, ये बम पिशाच किसी जादूगरों की इस जेल की पहरेदारी करते हैं, है ना? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। काश उसका सिर दुखना बंद हो जाए। काश वो किचन से बाहर निकल जाए और अपने अंधेरे बेडरूम में पहुंचकर सोच सके। ओहो, जरूर वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए होंगे, वर्नोन अंकल ने उस व्यक्ति की विजयी मुस्कान से कहा जो किसी पक्के नतीजे पर पहुंच चुका था। ठीक है ना लड़के, तुम कानून से भाग रहे हो। जाहिर है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हैरी ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। उसका दिमाग अब सरपट भाग रहा था। फिर क्यों? हैरी ने धीरे से कहा, उसने उन्हें भेजा होगा। उसने यह बात वर्नोन अंकल से कम और खुद से ज्यादा कही। वह कौन? किसने उन्हें भेजा होगा? हैरी ने कहा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने। उसे यह बात अजीब लगी कि डसली दंपति जादूगर, जादू या छड़ी जैसे शब्द सुनकर चौंक जाते थे, चिढ़ जाते थे या घबरा जाते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बुरे जादूगर का नाम सुनकर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी। लॉर्ड, जरा ठहरो, वर्नोन अंकल ने कहा। उनका चेहरा तन गया और उनकी सुअर जैसी आंखों में समझ का भाव तैरने लगा। मैंने यह नाम सुना है, यह वही तो नहीं जिसने... हाँ, मेरे मम्मी पापा को मार डाला था, हैरी ने कहा। वर्नोन अंकल के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आया कि हैरी के माता पिता की हत्या बेहद दुखद विषय हो। इसके बजाय वे अधीरता से बोले, लेकिन वह तो चला गया था, है ना? उस दैत्यकार आदमी ने तो यही बताया था, वह चला गया था। हैरी ने भारी मन से कहा, लेकिन अब वो वापस लौट आया है।
उसे बहुत अजीब लग रहा था कि वो पिटूनिया आंटी के चमचमाते किचन में, शानदार फ्रिज और चौड़ी स्क्रीन के टेलीविजन के पास वर्नन अंकल से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल विंगिंग में दमपिशाचों के आने से वो बड़ी अदृश्य दीवार ढक गई थी जो प्रिविट ड्राइव के गैर जादुई संसार और जादुई संसार के बीच में थी। हैरी की दोनों जिंदगियां आपस में मिल गई थी और हर चीज उलट पलट हो गई थी। डसली दंपति जादुई दुनिया के बारे में सवाल पूछ रहे थे। मिसेस फिग एल्बस डम्बलडोर को जानती थी। दमपिशाच लिटिल विंगिंग के चारों तरफ मंडरा रहे थे। हो सकता है वो कभी हॉगवर्ट्स न लौट पाए। हैरी का सिर दर्द बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लौट आया? पिटूनिया आंटी फुसफुसाई। वे इस वक्त हैरी की तरफ जिस अंदाज में देख रही थी उस तरह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक जिंदगी में पहली बार हैरी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हुआ कि पिटूनिया आंटी उसकी माँ की बहन थी। वह यह तो नहीं बता सकता था कि उसे उस समय इस बात का इतनी शिद्दत से एहसास क्यों हुआ। वह तो बस इतना जानता था कि उस कमरे में वही अकेली नहीं थी जिसे यह समझ में आ रहा था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लौटने का क्या मतलब था। पिटूनिया आंटी ने जिंदगी में पहले उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। उनकी बड़ी बड़ी पीली आंखें जो उनकी बहन से बहुत अलग थी, नापसंदगी या गुस्से में सिकड़ी हुई नहीं थी बल्कि फैली और डरी हुई थी। पिटूनिया आंटी ने हैरी के सामने पूरी जिंदगी जो नाटक किया था वह अब ढक चुका था। अब तक वे यही कहती थी कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और वे वर्नॉन अंकल के साथ जिस दुनिया में रहती हैं इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं होती है। हाँ, हैरी ने कहा जो अब सीधे पिटूनिया आंटी से बातें कर रहा था। वो 1 महीने पहले लौटा था, मैंने उसे देखा था। पिटूनिया आंटी के हाथों ने डडली के विशाल कंधों को जकड़ लिया। जरा ठहरो, वर्नॉन अंकल ने कहा, जो कभी अपनी पत्नी को तो कभी हैरी को देख रहे थे। वे इस बात पर पूरी तरह से हैरान और दुविधाग्रस्त थे कि जिंदगी में पहली बार उन दोनों के बीच आपसी समझ दिख रही थी। जरा ठहरो, तो तुम कहते हो कि यह लॉर्ड वोल्डी लौट आया है? हाँ। वही जिसने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी? हाँ। और अब वह बम पिशाचों को तुम्हारे पीछे भेज रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है, हैरी ने कहा। अच्छा। वर्नॉन अंकल ने अपनी पत्नी के फक चेहरे को देखने के बाद हैरी की तरफ दोबारा देखा और अपना पैंट ऊपर खिसकाया। वे फूलते हुए दिख रहे थे। उनका बड़ा बैगनी चेहरा हैरी की आंखों के सामने चौड़ा हो गया था। उन्होंने अपना सीना फुलाया जिससे उनकी शर्ट कस गई। तो फैसला हो गया लड़के, तुम इस घर से निकल जाओ। क्या? हैरी ने हैरानी से कहा। तुमने मेरी बात सुन ली, बाहर निकल जाओ, वर्नॉन अंकल दहाड़े, जिसे सुनकर पिटूनिया आंटी और डडली भी उछल पड़े। बाहर बाहर, मुझे ये काम बरसों पहले कर देना चाहिए था। उल्लुओं ने यहाँ डेरा डाल रखा है। पुडिंग में विस्फोट हो गया, मेरा आधा ड्राइंग रूम बर्बाद हो गया, डडली की पूंछ हो गई, माँ छत के पास हवा में तैरती रही और वो उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया। बाहर बाहर, तुमने सुन लिया। अब तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। अगर कोई सरफिरा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम मेरी पत्नी और बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तुम हम पर अपनी मुसीबतें नहीं थोप सकते। अगर तुम अपने घटिया माता पिता के नक्शे कदम पर ही चलना चाहते हो तो बहुत हो चुका, यहाँ से बाहर निकल जाओ। हैरी अपनी जगह पर बुद्ध बना रहा। मंत्रालय, मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियां उसके बाएं हाथ में दबी थी। तुम चाहे जो भी करो, घर मत छोड़ना, अपने अंकल आंटी का घर मत छोड़ना। तुमने मेरी बात सुन ली, वर्नॉन अंकल ने आगे झुकते हुए कहा। उनका विशाल बैंगनी चेहरा अब हैरी के इतना करीब था कि बोलते समय उनका थूक हैरी के चेहरे पर उड़ रहा था। यहाँ से दफा हो जाओ। अभी आधे घंटे पहले तो तुम यहाँ से जाने के लिए उतावले थे। अब मैं ये चाहता हूँ बाहर चले जाओ और दोबारा कभी हमारी चौखट गंदी मत करना। मैं नहीं जानता कि हमने तुम्हें अपने घर पे रखा ही क्यों था। माँ सही कहती थी, तुम्हें तो अनाथालय भेज देना चाहिए था। हमारी दरियादिली के कारण हमें ही नुकसान उठाना पड़ा। हमने सोचा था कि हम तुम्हारे अंदर का कचरा साफ कर सकते हैं। हमने सोचा था कि हम तुम्हें सामान्य आदमी बना सकते हैं, लेकिन तुम तो शुरू से ही गड़बड़ हो और अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एक और उल्लू। पांचवा उल्लू चिमनी से इतनी तेजी से नीचे आया कि सीधे फर्श से टकरा गया। फिर वह तेजी से चीखता हुआ हवा में उड़ने लगा। हैरी ने चिट्ठी पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। यह एक लाल लिफाफा था, लेकिन उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़कर पिटूनिया आंटी की तरफ चला गया, जो चीखती हुई झुकी और उन्होंने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। उल्लू ने उनके सिर पर लाल लिफाफा टपका दिया। फिर वह चिमनी के रास्ते से होकर ऊपर उड़ गया। हैरी चिट्ठी उठाने के लिए आगे झपटा, लेकिन पिटूनिया आंटी उस तक पहले पहुंच गई। हैरी ने कहा, आप चाहे तो इसे खोल सकती हैं, लेकिन इसके अंदर की बात मैं वैसे ही सुन लूंगा। यह भोपू है। वर्नॉन अंकल गरजे। पिटूनिया, उसे फेंक दो, उसे छूना मत, वह खतरनाक हो सकता है। इस पर मेरा नाम लिखा है, पिटूनिया आंटी ने कांपती हुई आवाज में कहा। वर्नॉन, यह चिट्ठी मेरे नाम है। देखो, मिसेस पिटूनिया डसली, किचन नंबर 4, प्रिविट ड्राइव। उन्होंने दहशत में सांस खींची क्योंकि लाल लिफाफे से धुआं निकलने लगा था। इसे खोल लीजिए, हैरी ने उसे उकसाया। मामला खत्म कर दीजिए, वैसे भी यह हो ही जाएगा। नहीं, पिटूनिया आंटी का हाथ कांप रहा था।
उन्होंने किचन में चारों तरफ देखा जैसे बचाव का कोई रास्ता खोज रही हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफाफे से आग की लपटें निकलने लगी। पिटूनिया आंटी ने चीख कर लिफाफे को छोड़ दिया। टेबल पर जल रहे लिफाफे में से एक तेज आवाज निकली और किचन में गूंजने लगी। पिटूनिया, मेरी आखिरी बात याद रखना। पिटूनिया आंटी को देखकर ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हों। वे डडली के पास कुर्सी में धंस गईं और उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। लिफाफे का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे राख बन गया। यह क्या था? वर्नॉन अंकल ने रूंधे गले से कहा। क्या मुझे कुछ पिटूनिया? पिटूनिया आंटी कुछ नहीं बोली। डडली अपनी माँ को मुंह फाड़कर मूर्खतापूर्ण ढंग से देखे जा रहा था। बहुत भयानक खामोशी छा गई थी। हैरी ने पूरी तरह चकरा कर अपनी आंटी को देखा और उसका सिर इतनी जोर से दुखने लगा जैसे फटने वाला हो। पिटूनिया, वर्नॉन अंकल ने डरते डरते कहा। पिटूनिया? आंटी ने अपना सिर उठाया। वे अब भी कांप रही थी। उन्होंने थूक गटका और फिर वे बहुत धीरे से बोली, लड़का लड़का कहीं नहीं जाएगा वर्नॉन। क्या? वह यहीं रुकेगा, उन्होंने हैरी की तरफ बिना देखे कहा और खड़ी हो गई। वह लेकिन पिटूनिया? पिटूनिया आंटी ने कहा। अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो पड़ोसी अनाप शनाप बकेंगे। पिटूनिया आंटी सामान्य अंदाज में बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा अब भी काफी पीला था। वे अजीब सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि वह कहाँ गया है। हमें उसे रखना ही पड़ेगा। वर्नॉन अंकल पुराने टायर की तरह पिचके हुए दिख रहे थे। लेकिन पिटूनिया डार्लिंग, पिटूनिया आंटी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हैरी की तरफ मुड़ी। उन्होंने कहा, अपने कमरे में ही रहोगे, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। इसी समय अपने कमरे में जाओ। हैरी हिला तक नहीं। वह भोपू किसने भेजा था? पिटूनिया आंटी ने उसे झिड़कते हुए कहा। सवाल मत पूछो। क्या आप भी जादूगरों के संपर्क में हैं? मैंने तुमसे कहा अपने कमरे में जाओ। इसका क्या मतलब था? कौन सी आखिरी बात याद रखना थी? अपने कमरे में जाओ। लेकिन यह तो बताइए, अपनी आंटी का कहना मानो और सीधे अपने कमरे में जाओ।